सीएनबीसी आवाज के 20 साल समृद्धि का अमृत काल भी रहे हैं। इक्विटी रिवॉल्यूशन और आवाज का सफर, देखिए एक रिपोर्ट। आपका चहेता चैनल सीएनबीसी आवाज आज 20 साल का हो गया है और इस खास मौके पर हम आपको ऐसे वेल्थ क्रिएटर शेयरों की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने इन 20 सालों में अपने निवेशकों की जिंदगी बदल दी। शुरुआत करते हैं टाइटन से। जैसा नाम वैसा काम। देखिए 2005 में मात्र 9 रुपए का स्टॉक मिल रहा था, अभी 3500 रुपए के भाव पर है। 8 लाख % का रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दिया है इन 20 सालों में। अगर आप बोनस स्टॉक और स्टॉक स्प्लिट जोड़ लें तो इसका एडजस्टेड भाव 70,000 रुपए है। यानी कि 2005 में अगर आपने 10,000 रुपए की हिम्मत की होती तो आज आप करोड़पति होते, 8 करोड़ रुपए के मालिक। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में बजाज फाइनेंस का भी नाम शामिल है। 2005 में मात्र 12 रुपए का स्टॉक मिल रहा था, आज 7,300 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। 6.5 लाख % इसने अपने निवेशकों को जनरेट करके दिया इन 20 सालों में। 2005 में 10,000 की हिम्मत की होती तो 6 करोड़ 50 लाख रुपए के मालिक होते आप। कुछ लखपति स्टॉक्स की भी बात करते हैं। देखिए कोटक महिंद्रा इस लिस्ट में शामिल है। 2005 में मात्र 11 रुपए का स्टॉक मिल रहा था, 1800 का इसका करंट मार्केट प्राइस है। इसने 67,000% का रिटर्न अपने निवेशकों को इन 20 सालों में जनरेट करके दिया है। 10,000 की हिम्मत 2005 में की होती तो 67 लाख रुपए के मालिक होते आज आप। इतना ही नहीं, देखिए यहाँ पे HDFC बैंक भी इस लिस्ट में शामिल है। 2005 में मात्र 50 रुपए का स्टॉक, 1700 इसका करंट मार्केट प्राइस है। 35,000% का रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दिया इन 20 सालों में। 10,000 की हिम्मत आज आपको 35 लाख रुपए की मालिक बना दी होती। इतना ही नहीं, देखिए आईटी सेक्टर का जायंट इन्फोसिस 130 रुपए में मिल रहा था 2005 में। 1900 इसका करंट मार्केट प्राइस है। 25,000% का रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दिया है। 10,000 रुपए अगर आपने निवेश किए होते 2005 में तो 25 लाख रुपए के मालिक होते आप। इसके अलावा देखिए लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी शामिल है इसमें। 2005 में 55 रुपए का स्टॉक 1250 पे आज मिल रहा है। 23,000% का इसने रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। 10,000 रुपए की हिम्मत 2005 में 23 लाख रुपए कमा कर देती है आपको। इसके अलावा देखिए आपके स्क्रीन पर आएगा TCS। 2005 में 170 रुपए का मिल रहा था, मात्र 4,100 इसका करंट मार्केट प्राइस है। 20,000% का रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दिया है। 10,000 का निवेश 2005 में 20 लाख कमा कर देता आपको। इसके अलावा देखिए ICICI बैंक 2005 में 65 रुपए का मात्र मिल रहा था, 1250 रुपए पर आज मिल रहा है। ये इसने भी अच्छी खासी कमाई कराई है अपने निवेशकों की। देखिए 10,000 2005 में लगाए होते तो 10 लाख रुपए से ज्यादा आज आपके पास होते। इसके अलावा आखिरी स्टॉक देखिए अपने स्क्रीन पे, एशियन पेंट्स 2005 में मात्र 32 रुपए का मिल रहा था। 2300 उसका करंट मार्केट प्राइस है। 7,000% का इसने रिटर्न अपने निवेशकों को जनरेट करके दिया है। 2005 में 10,000 रुपए की हिम्मत दिखाई होती है आपने तो 7 लाख रुपए आज आपके पास होते। तो ये थी कुछ ऐसे स्टॉक्स, ये हमें ये सिखाते हैं कि अगर आप अच्छे स्टॉक्स में निवेश करें और उस इन्वेस्टमेंट को थोड़ा वक्त दे तो आपको रिच होने से कोई नहीं रोक सकता। और अब बात करते हैं आज के बाजार की। आज बाजार में मायूसी छाई रही। 7 महीने के निचले स्तर पर बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स 150 पॉइंट गिर गया 76,330 पर और निफ्टी 346 पॉइंट गिरने के बाद 23,086 पर बंद हुआ है। इसके अलावा रुपया भी आज रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ है। बाजार को की डिटेल्स समझा रही हैं कंचन नौटियाल। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हमें जो बेयर्स का जोश है वो पूरे के पूरे जोरों शोरों से बाजार में दिखाई दिया है। इस टाइम पे बात कर लेते हैं कि निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर कौन से। आपको जान के भी हैरानी होगी, केवल 4 ही शेयर्स हैं जो आज निफ्टी में हरे निशान में बंद हुए हैं, जो आपकी स्क्रीन में है। TCS में करीबन 1% की बढ़त, इंडसइंड बैंक 0.25%, एक्सिस बैंक में 1% और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी 0.1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लेकिन अब लूजिंग स्ट्रीक में देखिए आप नंबर कितना बड़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, नेस्ले और ब्रिटानिया जैसे दिग्गज शेयर में आज भारी बिकवाली हमें देखने को मिली है। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो बायोकॉन 1.25%, आदित्य बिरला कैपिटल 1.5%, BSE लिमिटेड में 1% और इंडस स्टार में करीब एक हमें फ्लैट क्लोजिंग हम बोल सकते हैं देखने को मिली है ऑन अ पॉजिटिव साइड। लेकिन लूजिंग स्ट्रीक में HDFC AMC में 0.5%, आईरेडा 1%, फेडरल बैंक में 1%, टाटा एलेक्सी भी करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। लेकिन ओवरऑल मूड माहौल बाजार का देखा जाए तो आज बिल्कुल भी पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट के अंदर दिखाई नहीं दिया है। इधर रुपए में भी गिरावट का दौर जारी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 86 रुपये 50 पैसे के स्तर पर आ गया है। खबर की डिटेल बता रही हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता।
जो ऑल टाइम लोज की स्ट्रिंग है रुपए में, वो हमने लगातार आज भी यहाँ पर चलते हुए देखी, लेकिन आज में एक डिफरेंस था। ये 2 साल में सबसे बड़ी एक दिन में गिरावट हमने यहाँ पर रुपए में आते हुए देखी, जहाँ पर करीब करीब 60 पैसा रुपया लुढ़कता हुआ नजर आया। तो 86 का स्तर सिर्फ निकला ही नहीं, बल्कि 86.5 के ऊपर की ऑल टाइम लो क्लोजिंग हमने आज यहाँ पर बाजार में बनते हुए देखी। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं इसके। एक तो ये कि डॉलर इंडेक्स 2 साल के हाइज पर है, ऑलमोस्ट 110 के करीब हमने यहाँ पर कारोबार होता हुआ देखा। जिस तरह से यूएस का डेटा आने लगा है, बाजार को लगता है कि जो पहले बात होती थी कि 2025 में 4 रेट कट्स होंगे, फिर वो घट के 3, 2 और अब माना जा रहा है कि शायद एक ही रेट कटौती होगी, जिसका असर हमने सभी एशियन करेंसीज पे आता हुआ देखा है। अगर आप यूरो और पाउंड को देखें तो वो भी पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा कमजोर यहां पर काम करते हुए नजर आए। यानी कि डॉलर में तेजी है, लेकिन बाकी सभी करेंसीज में गिरावट है। लेकिन इस गिरावट के बीच भी आज स्पेशली रुपए में सबसे ज्यादा ग्लोबली गिरावट देखने को मिली। वो इसलिए भी है क्योंकि मार्केट्स इंडियन इक्विटीज में जिस तरह का सेल ऑफ है, एफआई आउटफ्लोज हैं, इंडिया फॉरेक्स हमने लगातार यहां पर गिरता हुआ देखा है। कच्चे तेल में करीबन 5 महीने के हाईज पर कारोबार है और कच्चा तेल भारत का सबसे बड़ा इंपोर्ट है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स यहां पर वे इन करते हुए नजर आए। ऑफ कोर्स बीच बीच में कहीं कहीं पे डॉलर सेल्स हमने सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आते हुए देखी भी, लेकिन उसका असर कोई बहुत लंबा नहीं हुआ। अब जिस तरह का रिपोर्ट्स आती हुई नजर आ रही हैं, उनका ये मानना है कि इस साल में 87 से लेकर 90 तक हम यहाँ पर रुपया डेप्रिशिएट होता हुआ देख पाएंगे, जो शायद एक्सपोर्ट्स के लिए तो अच्छा है, लेकिन इंपोर्टर्स के लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात बनती हुई नजर आ रही है। इधर महंगाई के मोर्चे पर कुछ राहत की खबर आई है। दिसंबर के सीपीआई आंकड़े जारी हुए हैं, जिनमें रिटेल महंगाई दर 5.48% से घटकर 5.22% हो गई है मंथ ऑन मंथ। हालांकि अनुमानित दर 5.3% थी। वहीं कोर रिटेल महंगाई भी 3.7% से घटकर 3.6% हो गई है। खाद्य, ग्रामीण और शहरी महंगाई में भी गिरावट है। फ्यूल और बिजली को छोड़कर दाल, सब्जियां, कपड़े, जूते, हाउसिंग सभी सस्ते हुए हैं। बजट में फिस्कल कंसोलिडेशन पर सरकार का फोकस जारी रह सकता है। सूत्रों के मुताबिक टैक्स की दरें बढ़ाने की बजाय रिफॉर्म के जरिए आय बढ़ाने पर फोकस रह सकता है। पूरी खबर बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। देखिए, दरअसल है क्या कि आज के हालात में बहुत सारे लोग हैं जो सरकार से ये मांग कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि आप फिस्कल कंसोलिडेशन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिए और फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को थोड़ा सा ढील दीजिए और खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ाइए ताकि मार्केट में डिमांड आए। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैंने जब वित्त मंत्रालय के सूत्रों से बातचीत करने की कोशिश की तो मुझे जो संकेत मिले वो ये कि सरकार इस मोर्चे पर कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि फिस्कल कंसोलिडेशन में किसी भी तरह का कोई ढील दिया जाए और फिस्कल डेफिसिट का जो अगले साल का कारोबारी साल का टारगेट है 4.5% या इससे नीचे का, उसमें कोई भी रियायत दी जाए। और सरकार इसके लिए मन बनाए हुए, चूंकि सरकार का मानना है कि इसकी वजह से एफआईज आते हैं, रेटिंग अच्छे होते हैं और इकोनॉमी की हालत बेहतर होती है। तो सवाल उठता है कि आखिर जब इस पे बनी रहेगी तो आखिर खर्च डिमांड कैसे बढ़ाएगी। तो सरकार का मानना है कि इसके लिए रेवेन्यू बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, चूंकि जीएसटी कलेक्शन देखें, इनकम टैक्स का कलेक्शन देखें, बेहतर है। इनकम टैक्स का कलेक्शन बजट के अनुमान से ज्यादा रहने वाला है। और इतना ही नहीं, इस साल कैपेक्स कम हुआ तो इसकी बचत सरकार के पास 70,000 करोड़ के आसपास होनी जा रही है। तो रेवेन्यू फ्रंट पे सरकार मजबूत है। और दूसरी चीज कि आने वाले दिनों में जो गैर जरूरी खर्च है उस पर सरकार कटौती करेगी। आने वाले दिनों में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स की दरें बढ़ाने की बजाय सरकार टैक्स के प्रोसेस में रिफॉर्म करके टैक्स कलेक्शन बढ़ाने पर जोर देगी। और जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उस पर सरकार का फोकस बना रहेगा, कैपेक्स पर सरकार का फोकस बना रहेगा। तो मुझे लगता है बजट में जो अर्थशास्त्री या फिर निवेशक जो देखना चाहते हैं उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े स्टार्टअप्स पर सरकार का फोकस बढ़ा है। सूत्रों के मुताबिक बजट में फंडिंग और टैक्स के मोर्चे पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स को बड़ा बूस्टर डोज मिल सकता है। डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, आगामी बजट में सरकार का फोकस मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया से जुड़े यानी कि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स पे रह सकता है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स के लिए कई सारे बड़े कदमों का ऐलान इस बार कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर खासतौर से डेडिकेटेड फंडिंग की व्यवस्था की जा सकती है, जिसमें अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी एआईएफ के जरिए फंडिंग की व्यवस्था की जा सकती है। इसके साथ साथ सरकार एफडीआई नियमों में भी ढील दे सकती है ताकि जो बड़े कंट्रीज है, खासतौर से जहां उनके सवरेन फंड्स हैं, वो सवरेन फंड सीधे तौर पर इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स में सीधे तौर पर निवेश कर सकें। इसके अलावा
टैक्सेशन के मोर्चे पर भी सरकार कई तरह के राहत दे सकती है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंक्यूबेशन लैब्स सेटअप करने वाली जो बड़ी कंपनियां हैं, अगर वो सेटअप करती हैं और इसमें खर्च करती हैं तो इस पर टैक्स डिडक्शन में मिल सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार का फोकस इस बार मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए स्टार्टअप्स को लेकर है, क्योंकि सरकार का मानना है कि सर्विस सेक्टर में स्टार्टअप्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बड़ा नाम कमा रहे हैं, पूरी दुनिया भर में भी छाए हुए हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो अभी प्रक्रिया है, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर स्टार्टअप्स हैं, उनकी गति धीमी है। लिहाजा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की इस बार काफ़ी ज़रूरत है और इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। दिल्ली में पूर्वी किदवई नगर में चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल का लोगों ने विरोध किया है। दिल्ली बीजेपी ने वीडियो ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। दिल्ली बीजेपी ने पोस्ट किया है कि पूर्वी किदवई नगर में अरविंद केजरीवाल लोगों ने विरोध किया है और वहां से जनता ने उन्हें खदेड़ दिया। बीजेपी ने दावा किया है कि अब दिल्ली के हर कोने से एक ही आवाज़ आ रही है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे।